हेलो स्टूडेंट्स, आज ही क्लास से हम संस्कृत पेपर फर्स्ट का यूनिट 9 शुरू करने वाले हैं, धातु रूप प्रकरण। तो पेपर फर्स्ट में हमारी 8 यूनिट अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने पूरा कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। पहला यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, संस्कृत वर्णनाम परिचय। संज्ञा कंप्लीट हो गया है, उपसर्ग हो गया, अव्यय हो गए, सारे जो भी सिलेबस में दिया है वो सारे पॉइंट मैंने आपको कवर करा दिए हैं। कारक प्रकरण, वाच्य प्रयोग, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद हमने समास भी पढ़ लिया है। 8th यूनिट में हमने शब्द रूप प्रकरण देख लिया है कल की क्लास में, और आज की क्लास से हम शुरू करने वाले हैं धातु रूपाणी। धातु रूप प्रकरण बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो इसके जो नोट्स है 44 पेज का है, क्योंकि इसमें सारी धातुओं को, जैसे मैंने ऐसा नहीं कि भू अकेला धातु का आपको विभक्तियां बना के दे दिया है ना। भू के अलावा सारे हर एक गण में जितनी भी धातुएं हैं सभी की वचनों के हिसाब से, लकार के हिसाब से रूप बना के दिए हैं। क्योंकि यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के पेपर की अगर हम बात करें, यहाँ से पूछा जाता है भू धातु के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन लिखिए, या भू धातु के सातों विभक्तियों के तीनों वचन लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो डायरेक्टली हम उस पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमें पहले सिंपल उसको समझना भी पड़ेगा कि आखिर धातु क्या होती है, पुरुष क्या होता है, वचन क्या होता है, परस्मय पद क्या है, आत्मनेय पद क्या है, विकरण क्या है ना, और प्रत्यय क्या है। अगर किसी भी धातु का रूप बनाना है तो उसके पहले हमें ये टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आधारभूत सिद्धांत क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है धातु रूप बनाने में। तो सबसे पहले धातु, धातु क्या होता है, क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। हर एक बात को एग्जाम्पल से समझेंगे। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। अब क्रिया क्या है, जैसे पठती, लिखती, है ना, मैं खा रहा हूं, खाना, ये क्या है, धातु होती है। ठीक है, लेकिन ये धातु मूल रूप नहीं है। पठती मूल रूप नहीं है, भवती मूल रूप नहीं है। जैसे भू धातु को हम कैसे लिखते हैं, लट लकार में भू धातु का एक वचन क्या होता है, प्रथम पुरुष का भवती। अभी आपको ये बिल्कुल नहीं समझ आया होगा मैंने क्या बोला, पर अभी जरूरत नहीं है, केवल समझो। भवती में जो धातु है वो भू है ना। तो क्रिया के मूल को, भवती क्या है, क्रिया है। क्रिया को हम अगर बात करें, क्या बोलते हैं क्रिया को, संस्कृत में क्रिया है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं, वर्ब। यानी कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है ना, उस काम को, उस करने को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। जैसे राइटिंग हो गया, कोई भी ईटिंग हो गया, ये क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया हो गया, है ना। तो ये हमने देखा क्रिया, इसका जो मूल रूप है भू, उसको हम बोलते हैं धातु। क्लियर हुआ। अब हर एक धातु जो होती है एक गण में आती है, तो ऐसे हम 10 गण पढ़ने वाले हैं, है ना। जो धातु होती है, हर एक धातु एक गण में आएगी। जैसे भू धातु भवादी गण में ही आएगी, है ना। गम धातु भवादी गण में आएगी। ऐसे अदादि गण, जुहुत्यादि, देवादि, स्वादि, तुदादि, रुद्रादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि, है ना, चुरादि तक। तो यहाँ आत्मनेय पद पढ़ेंगे हम और परस्मय पद पढ़ेंगे। परस्मय पद में इन 10 धातुओं के अंदर जो जो चीजें आएंगी उसका हम लट लकार में कैसे विभक्तियां बनाएंगे। लट लकार, लंग लकार, विधि लिंग और लोट लकार, इन सभी गणों की, सभी धातुओं को हमें 5-5 लकार में पढ़ना है। ठीक है, अब ये परस्मय पद की तरफ पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम पढ़ेंगे आत्मनेय पद की धातुएं। तो आत्मनेय पद में भी वही 10 गण है, पर इसमें जो धातु होती है वो चेंज हो जाती है। कुछ कुछ धातु उभय पद में आती है, यानी परस्मय पद में भी आएगी और आत्मनेय पद में भी आएगी। अब ये परस्मय पद और आत्मनेय पद क्या होता है आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ लिए पहला लाइन। क्योंकि देखो
आप नीट की तैयारी करके आए हो अभी, तो संस्कृत से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, यानी हमें संस्कृत का बेस पढ़ना है, तो मैं पूरा उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, एकदम 0 लेवल से, ताकि सभी को समझ आए, है ना। रूप बनाने का सूत्र क्या होता है, जैसे ये रूप हमने बनाया, क्रिया का जो रूप हमने बनाया भवती, वो कैसे बनता है, तो पहले तो हम धातु लिखेंगे, जैसे हमने भू धातु लिखा, फिर हम विकरण लिखेंगे। विकरण मतलब क्या होता है, 10 जो गण है हमारे, भवादि चुरादि तो दादी जो गण है, सभी का अलग अलग विकरण चिन्ह होता है। इस विकरण चिन्ह को, गण चिन्ह को मैं अभी आगे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो विकरण चिन्ह भू धातु, यानी भू धातु किस में आता है, भवादि गण में आता है, उसका विकरण चिन्ह क्या होता है, शप। भू धातु का, भवादि गण का विकरण चिन्ह होता है शप, यानी शप में शावी नहीं है, पावी नहीं है, उनके बीच का आ जुड़ जाता है, तो यहाँ विकरण चिन्ह आ हो गया, प्लस तिंग प्रत्यय हो जाएगा। तिंग प्रत्यय में कौन, भवती भवता भवंती, है ना, तिंग प्रत्यय में यहाँ पे ती जुड़ेगा, अंगा जो रहता है वो हट जाता है, लोप संज्ञा हो जाती, केवल ती जुड़ेगा, तो भू में आ और ती, तो भवती बन जाएगा। अब आप बोलोगे मैडम भू आ तिंग ती भवती कैसे बना, इस ऊ का क्या हुआ, वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने आपको स्वर संधि पढ़ाया था, जैसे जिसमें गुण संधि, ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, फिर ओ का अयादि संधि से अय हो जाता है, अव हो जाता है, इस तरीके से वो भवती बनेगा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले धातु, विकरण चिन्ह, तिंग प्रत्यय, ये हमने रूप बना दिया। अब पहले धातु का अंग बनता है, जैसे भू धातु का अंग बनेगा भव, भू का अंग होता है भव, फिर उसमें तिंग प्रत्यय जुड़ता है, तो क्या हो जाता है, भवती हो जाता है, ठीक है। पुरुष व वचन क्या होता है, पुरुष 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं, यहां से ना पढ़ के, अभी पुरुष के बारे में डिटेल पढ़ाने वाली हूं, नीचे पढ़ेंगे। परस्मय पद क्या होता है, परस्मय पद मतलब होता है कि क्रिया का फल दूसरे को मिले, जैसे कोई काम कर रहा है, जैसे वह सेवा करता है, तो सेवा कर रहा है ना, वो तो कर रहा है, पर उसका फल किसी और को मिल रहा है, तो परस्मय पद में जिसमें फल क्रिया को नहीं मिलता, सॉरी कर्ता को नहीं मिलता, जो भी काम कर रहा है क्रिया का फल दूसरे को मिलता है, वो परस्मय पद। और आत्मनेय पद क्या होता है, जिसमें फल खुद को ही मिले, जैसे वह फल खाता है, तो फल खुद ही खा रहा है, तो उसको फायदा मिल रहा है, ठीक है, वो आत्मनेय पद होता है। तो परस्मय पद में जो 10 गण है, उनमें धातुएं अलग अलग रहती है परस्मय पद की, और आत्मनेय पद की जो 10 गण है, उसमें अलग अलग धातुएं रहती है, कुछ उभय पद वाली धातुएं भी रहती है। अब इस सिलेबस में यहां से कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ, ये तो प्रत्यय वाला आ गया, धातु का देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, और एक क्वेश्चन आता है आपका इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी 5 नंबर का, तो 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, एक 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू यहां से नहीं आता है। ठीक है, अब लकार देखते हैं। तो सभी 10 धातुओं गणों की जितनी भी धातुएं हैं, सभी के 5 लकार पढ़ने हैं, आपसे पूछा जाएगा भू धातु का लट लकार के विभक्तियां लिखिए, है ना। तो लट लकार क्या होता है, वर्तमान काल, जैसे हम पढ़ते हैं ना वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जिसको हम बोलेंगे लट लकार, यानी प्रेजेंट टेंस। लिट लकार, लिट मतलब देखो ला में ऐसी मात्रा लगी, इसको लिट लकार पढ़ते, जैसे भविष्य काल, जैसे फ्यूचर टेंस, है ना, लिट लकार मतलब फ्यूचर टेंस। तो वर्तमान में हम क्या पढ़ते हैं, करता है, होता है। लट लकार में जैसे मैं अभी खाना खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है, तो ऐसे तरीके के जो सेंटेंसेस आते हैं वो लट लकार में, यानी प्रेजेंट टेंस में आते हैं। लिट लकार क्या होता है, भविष्य काल, जैसे वो कल स्कूल जाएगा, वो कल खाना खाएगा, तो करेगा, होगा, ये किस में आता है, फ्यूचर टेंस, यानी कि लिट लकार।
लंग लकार क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी अनद्यतन भूत, अनद्यतन भूतकाल जिसको बोलते हैं। अनद्यतन क्या होता है? अद्यतन मतलब होता है आज का, अद्यतन यानी आज का। तो भूतकाल और भविष्य काल दोनों के लिए अनअद्यतन टर्म यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आज का नहीं है, या तो वो बीते हुए कल का है या फिर आने वाले कल का है, तो उसको अनअद्यतन बोलते हैं। क्लियर है? तो अनअद्यतन भूत यानी करता था, ऐसा होता था। विधि लिंग क्या होगा? विधि यानी संभावना, कि उसको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, है ना, हमें अपथ्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ एक विधि जैसा बता रहा है, कुछ अपना ज्ञान बता रहा है, वहां पे आता है विधि लिंग। तो विधि लिंग संभावना करना चाहिए। लोट लकार क्या होता है? आज्ञा या प्रार्थना। बोलते लोट लोट के प्रार्थना कर रहा है, लोट के यानी लेट के प्रार्थना कर रहा है, भाई मत करो ऐसा, यानी कि ऐसा करो, मैं ऐसा करूंगा, है ना, इस तरीके से आज्ञा हो या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए में तो विधि लिंग आ जाएगा। यहाँ पे आज्ञा टाइप का है, ऐसा करना ही पड़ेगा, इस तरीके का करे, कुरु जो शब्द आते हैं वो किस में आता है? वो आता है लोट लकार में। तो लकार समझ लिए, पांचों लकार के अर्थ क्या होते हैं, है ना, ये थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है। विधि या संभावना, और लोट लकार में आज्ञा और प्रार्थना। अब परस्मै पद और आत्मने पद देख लेते हैं क्या होता है। तभी अभी मैंने बताया आपको, पर मतलब होता है दूसरे को, आत्म मतलब होता है खुद को। नाम में हमको समझ आ रहा है। तो परस्मै पद पर रूप पर अस्मै धन पदा, अर्थात क्रिया का फल दूसरे के लिए हो। अब पहले परस्मने पद और आत्मने पद को पढ़ाने से पहले मैं आपको पुरुष पढ़ा देती हूँ। पुरुष पढ़ लेते पहले। तो पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, 3 प्रकार के पुरुष है। प्रथम पुरुष, जैसे हम 2 लोग सामने बैठे हैं, हम सबसे पहले किसकी बुराई करेंगे? जो इधर नहीं है ना। तो प्रथम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं? जो नहीं है, यानी प्रथम पुरुष कहीं बाहर है ना। तो जिसके बारे में बात हो उसको प्रथम पुरुष बोलते हैं। जैसे वह ऐसा करता है, वे लोग वहां गए थे, यानी कि प्रथम पुरुष जो हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं है वो प्रथम पुरुष है। फिर दूसरे नंबर पे हम किसकी बुराई करेंगे? जो हमारे सामने, कि तुमने ऐसे क्यों किया। तो मध्यम पुरुष, मिडिल वाला, है ना, एक वहां है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे प्रथम पुरुष, एक सामने है मध्यम पुरुष जिसको द्वितीय पुरुष भी बोलते हैं, और सबसे लास्ट में मैं, यानी मैं उत्तम पुरुष हूं, क्योंकि अपने आप में सबको लगता है कि मैं उत्तम हूं। तो उत्तम पुरुष में मैं खुद के लिए आता है। तो मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही है, जैसे तू, तुम, है ना। उत्तम पुरुष जो स्वयं बात कर रहा हो, जैसे मैं या हम लोग। ठीक है, ये पुरुष की बात हो गई। तो देखो, अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में जैसे वह, वे, मध्यम में तू या तुम, उत्तम पुरुष में मैं या हम। अब सर्वनाम में क्या आएगा? प्रथम वचन, मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। हम पढ़ते ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर यहाँ एक वचन लिखो, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन। तो कैसे पढ़ेंगे हम? सह तौ ते। सा मतलब वह जाता है, तौ मतलब वे वो दोनों जाते हैं, ते मतलब वे सब जाते हैं। तो सा तौ ते। या फिर हम इसका एग्जाम्पल देखें, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का पठती, पठता, पठंती। एक वचन पठती, द्विवचन पठता, और बहुवचन जो होगा पठंती होगा, यानी वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है। हम मध्यम पुरुष में क्या है? तू, तुम, तुमको क्या बोलते हैं? त्वम। ठीक है, तो एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। पता नहीं बार बार दिमाग में 3 वचन क्यों आ रहा है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। तो त्वम, युवाम, युवम, तुम दोनों, तुम सब। ऐसी पठसी, पठता, पठत, है ना।
तो तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। ऐसे ही मैं को बोलते अहम, तो मैं अकेला अहम, मैं हम दोनों आवाम, और हम सब वयम। इतना तो आपको याद होगा, 9th क्लास में आपने संस्कृत पढ़ी होगी। क्या क्या चीजें अभी तक याद है? मुझे जितना याद था पढ़ाने से पहले, बहुत पढ़ा इसको, तभी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। मुझे केवल इतना याद था, तीता अंति सीता था मी वह मह, इतना याद था। यानी तीता अंति क्या? तीता अंति सीता था मी वह मह, इतना याद था, और वो आपको काम आएगा। ठीक है, अहम आवाम वयम पठामी पठावा पठामह, ये हो गया पुरुष। अब आ जाते हैं आत्मनेपद और परस्मैपद। तो परस्मैपद में हमने देखा कि इसके जो प्रत्यय होते हैं वो तीता अंति सीथा था मी वह महा होते हैं। यानी परस्मैपद के जो धातुएं हैं उसमें यही लगेगा। ती यानी प्रथम पुरुष एक वचन में, तह द्वितीय मध्यम पुरुष द्विवचन में, और अंति क्या है? सॉरी, प्रथम पुरुष के चल रहा है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ऐसे मध्यम पुरुष में एक वचन द्विवचन बहुवचन। ऐसे ही उत्तम पुरुष यानी मैं में एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो ये परस्मैपद की धातु में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामी भवामा भवामः, है ना। और पठती पठता पठंती। तो जो परस्मै पद की जो धातुएं होती है उसमें तीता अंति लगता है, एक चीज। अब राम रामः पठती, अब आप बोलोगे राम पढ़ रहा है, तो इसमें परस्मै पद कैसे हुआ? राम पढ़ रहा है तो फायदा उसको मिलेगा कि दूसरे को मिलेगा? इसमें तो खुद को ही फायदा है। पर परस्मै पद आत्मने पद में इस चीज को देखते हुए, इसके साथ कि फायदा उसमें दूसरे को मिलता है परस्मै पद में, पर इसके साथ हमें ये चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या लगा है लास्ट में, कौन सा प्रत्यय लगा है। तो तिंग प्रत्यय लगा है, यानी ती लगा हुआ है। यानी कि ये किस में आएगा? ये आएगा आपका परस्मै पद में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। आत्मने पद में अर्थात क्रिया का फल आत्मने, खुद को मिले, इसके लिए क्या लगेगा? अभी ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं। ते इते अंते, से इथे ध्वे, ए वहे महे, ये भी आता है। जैसे कोई भी धातु ए देते, है ना, अभी बताऊंगी, मुझे खुद ही अभी याद नहीं है। लभते, हाँ, लभते, लभेते लभेन्ते, लभसे लभेथे लभेध्वे, लभे लभे बहे लभे महे लभे महे, ऐसे करके ए वाले जो आते हैं वो आत्मने पद में आते हैं, है ना। ये आप परस्मै पद का अभी तक आपको याद है, ये भी याद होगा, है ना। ते इते अंते, से इथे ध्वे, ए वहे महे, पाने का फल उसी को होता है। अब जो धातुएं होती है दोनों पदों परस्मै आत्मने पद में चले, वह उभयपदी कहलाती है। जैसे क्री धातु जो है आत्मने में भी रहती है, परस्मै पद। निम्न, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है निम्न में से, वैसे एमसीक्यूज में नहीं आता है कि कौन सी जो पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आ सकता है ना, एआईए पीजीटी में, कि निम्न में से कौन सी धातु परस्मै पद और आत्मने पद में दोनों में आती है। तो क्री यानी करोती अगर हम बात करें तो परस्मै पद हो गया, और कुरुते जो हो जाएगा वो आत्मने पद में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब लकार देख लेते परस्मै पद में कौन सी लकार, जो अभी मैंने बता दिया, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के लिए। तो प्रथम में एक वचन द्विवचन बहुवचन ऐसी सबको समझना है। तीता अंति सीता था मी वह मह। आत्मने पद में ते इते अंते, से इथे ध्वे, ए वहे महे, ये तो रटना पड़ेगा आपको। पुरुष पढ़ा दी हूं। अब आते हैं अगला, परस्मै पद में धातु कैसे बनती है। अभी अभी मैंने आपको बताया, प्रथम में भव धन तिंग प्रत्यय, तो भवती, फिर तीता अंति, वही मैच कर रहा है, ती तह अंति सी थह था मी वह मह। तो यहाँ पे भव धन तिंग प्रत्यय भवती, भव धन तह, है ना। ये तिंग प्रत्यय में तीता अंति आता है, ऐसा नहीं समझोगे आप तिंग में केवल ती आएगा, अंगा जो है लोप संज्ञा हो जाता है।
है ना, उसके ये सारे रूप हैं तिंग प्रत्यय के, है ना, प्रथम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, है ना, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष तीनों के लिए आता है। तो भवती भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामी भवावह भवामह, ये मीनिंग मैंने आपको बता दी थी और लिख के भी दे दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, है ना। ऐसे ही आत्मनेपद में होता है बढ़ना, जैसे एध, जो होता है वो उसका मीनिंग होता है एध धातु का बढ़ना। तो उसमें हम ते इते अंते कैसे ऐड करेंगे, ते यानी इधते, फिर इते जब भी हम इसमें ऐड करेंगे तो ए जो है इसके ऊपर मात्रा के रूप में लग जाता है और ते वैसे का वैसा रहता है। तो एधेते एधंते, ऐसे ही से, तो एध से, एधे थे, एधे द्वे, फिर एधे, इधावहे, इधामहे, ऐसे करके ये धातु के रूप चलते हैं आत्मनेपद के। अब परिभाषिक शब्द देख लेते हैं क्या क्या होता है, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, है ना, हर एक गण को। तो अभी जो जो स्ट्रक्चर पहले आ रहा है, फिर उसके बाद एक एक वर्ग जब शुरू करेंगे तब नेक्स्ट लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। तो धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप, जैसे भू धातु, गम धातु, क्र धातु, आपसे पूछेगा भवती में कौन सी धातु है तो भू धातु, गच्छति में कौन सी धातु है तो गच्छ धातु नहीं गम धातु, है ना। ऐसे करोति में कौन सी धातु है, कुरुते में कौन सी धातु है, क्र धातु है ना। तो इसी से सभी क्रिया के रूप बनते हैं। गण क्या है, धातुओं के वर्ग, जो 10 गण भवादि चौरादि तुदादि गण जो है वो टोटल 10 गण होते हैं। तो धातुओं का वर्ग समूह कुल 10 है। एक गण की सभी धातु एक ही ढंग से चलती है, जैसे भू आदि भवादि जो गण है उसमें भू धातु, उसके साथ गम धातु से भवती भवता भवंती, ऐसे ही गम धातु गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो एक ही वर्ग की जितनी भी धातुएं हैं सब एक जैसी चलती है, सबकी एक जैसी विभक्तियां रहती है। विकिरण क्या होता है, तो हमने जब धातु रूप बनाया था तो धातु का मूल रूप प्लस विकिरण यानी गण चिन्ह, उसके बाद तिंग प्रत्यय, तो पूरा रूप बनता है। यानी कि विकिरण जो होता है हर एक धातु और प्रत्यय के बीच में जुड़ने वाला है। यानी यहाँ धातु, यहाँ आपने तिंग प्रत्यय लगाया था तो इसके बीच में एक गण चिन्ह होता है। जैसे मैंने शप प्रत्यय बताया था भवादि गण में जिसमें आ जुड़ रहा था, ठीक है। तो धातु और प्रत्यय के बीच जुड़ने वाला चिन्ह, जैसे शप में आ, शयन में या, यही गण की पहचान है। अंग क्या होता है, तो विकर्ण जुड़ने के बाद, जैसे भू धातु में हमने शप प्रत्यय ऐड किया, शप यानी आ जुड़ता है, शप में शा और पा दोनों ही नहीं रहता, तो भू धातु भव बन जाता है ना। तो विकर्ण जुड़ने के बाद जो धातु रूप बनता है जिसपे आगे जाके हम तिंग प्रत्यय ऐड करेंगे, जैसे भवती बनेगा बाद में, तो ये जो अभी बना है ये क्या कहलाता है, ये अंग कहलाता है। फिर तिंग प्रत्यय क्या है, अब ये क्रिया के अंत्य पदार्थ प्रत्ययों का समूह, जैसे तीता अंति, ते इते ध्वे, ये जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरुष वचन के हिसाब से बनते हैं, वो तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। पुरुष क्या है, कौन कर रहा है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लकार क्या है, काल व अर्थ को बताने वाला, जैसे लट लकार वर्तमान, लुट लकार भविष्य, लंग लकार भूतकाल, है ना, विधि लिंग, और एक लोट लकार आज्ञावाचक होता है, ठीक है। तो ये लकार हो गया। अनद्यतन क्या होता है, जो आज का नहीं है, या तो बीता हुआ कल है या आने वाला भविष्य काल है, अद्यतन मतलब आज का। अट आगम क्या होता है, लंग लकार आदि भूत लकारों में, तो लंग लकार जो हम पढ़ते हैं, भूतकाल जो पढ़ते हैं, उसमें कोई शब्द है उनके उस शब्द के अक्षरों के बीच में ना ऐड हो जाता है, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। तो भूत लकारों में आरंभ में लगने वाला ना नहीं, आ लग जाता है, वो ना तो अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे भवती जो लिखते हैं ना, भव धातु में आ पहले ऐड कर देंगे तो अभवत, जैसे उसने पठत, पठती में आकर आप पठत हो जाएगा, यानी उसने पढ़ा, उसने पहले पढ़ा होगा या उसने नहीं पढ़ा होगा, तो अपठत करके उसमें आएगा, ठीक है। गणों के नामों का अर्थ देखते हैं, जैसे भवादि गण जो है
भवादि को भू आदि, अदादि अद आदि, ऐसा समझना है। ये भुआदि अदादि ऐसे नहीं, अद आदि। भवादि में भू आदि यानी भू धातु है, भू से आरंभ होने वाला गण, तो भवादि हो गया। अब इसमें कौन कौन से और नाम आने वाले हैं, इसमें आप पढ़ोगे भू सत्यायाम यानी भू धातु, छी का क्षय होगा, गम का गच्छति होगा, और पा पढ़ोगे आप, है ना, पाने पढ़ोगे, जीव पढ़ोगे, पच पढ़ोगे, त्यज पढ़ोगे, दृश्य पढ़ोगे, तो आपका बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का जो 2026 में एग्जाम हुआ था उसमें पच धातु का पूछा गया था कि पच धातु का लट लकार के सभी विभक्तियां लिखिए, सातों विभक्ति। कौन कौन सी? वही रामा रामे रामा वाला जो विभक्तियां हैं उसी जैसा आपको कितना लिखना था, पूरी सातों विभक्तियां लिखनी थी संबोधन सहित। ठीक है, तो ऐसे इतनी चीजें हम पढ़ेंगे भवादि में। तो अभी केवल मीनिंग देख लें। अदादि अद आदि यानी अद से आरंभ, जोहोत्यादि, जोहोत्यादि में हु आदि, हु से प्रारंभ। आप बोलोगे जू से क्यों नहीं प्रारंभ, यहाँ पे तो शुरुआत से प्रारंभ। इसका भी मीनिंग समझाऊंगी। जोहोत्यादि जो वर्ग होता है, गण होता है, उसमें क्या बोलते हैं उसको, रिपीट को क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति होती है, यानी ददाती, दा का 2 बार, ददाती। ऐसे ही पिपा, पा पिपाती ऐसे कुछ करके आता है जहां पे शब्द 2 बार रिपीट होता है। तो जोहोत्यादि में जू जो है वो रिपीट हुआ है ना, पुनरावृत्ति हुआ है, वो डिटेल में पढ़ाऊंगी। दिवादि में दिव आदि, स्वादि में सु नहीं, स्वा नहीं है, सु आदि। तुदादि में तू आदि नहीं, तुद आदि। तनादि में तनादि, क्रियादि में क्रीज आदि से आरंभ होने वाला, चुरादि में चुर आदि। ये समझने का है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इसका मीनिंग बताइए ताकि आपको आगे समझ में आए। अब 10 गण का आधार देखते हैं, किस तरीके से ये गण चलते हैं, यहां से मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। फिर हर एक धातु में ये पढ़ाऊंगी कि भव आदि में जो भू धातु है वो भव कैसे बनी, कौन कौन से क्या क्या विभक्तियां लगी, और कैसे उसमें तिंग प्रत्यय ऐड हुआ, और इसकी जितने भी इसके गण में जो जो चीजें आती वो सारी एक जैसी चलेंगी। अगर हम भवती पढ़ लेंगे तो हमें सारी धातु का वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अभी जो मैंने पढ़ाया, संस्कृत बहुत ज्यादा टफ होता है, तो बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इससे आपको समझ में आएगा ही आएगा, और रिटन एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। और एआईए पीजीटी का पेपर इतना टफ होता जा रहा है, अगर संस्कृत के क्वेश्चन अगर दो या तीन क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आते हैं, कभी कभी तो एक ही क्वेश्चन आता है, तो जरूर बनेगा अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच।